आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होते हैं जिसमें किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसमें एक्स वाई और जेड जो कि वेरिएबल्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकल करके आ जाए। तो इस टाइप के इक्वेशंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है तो इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से एक एग्जांपल ले लिया जो कि कंसिस्टेंट सिस्टम का एग्जांपल है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। चलो सॉल्व करके देखो। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना है ना 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 6। यहां से 2 को देवे क्यों तो x बराबर यहां से आ जाएगा 3। ये दो बच्चों वाला तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। लेकिन अपन यहां पर बीएससी की बात कर रहे हैं, बीएससी की मैथ पढ़ रहे हैं, तो बीएससी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। बीएससी के साथ सॉल्व कैसे किया जाता है? ये तरीका है, मेथड है, इसी को बोला जाता है सिस्टम। इस मेथड को ही सिस्टम नाम दिया गया है। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन इसको कंपेयर कर लेंगे ax इज इक्वल टू b से। ओके, देन उसके बाद इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि x के साथ एलिमेंट लिखा हुआ है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। यहाँ पे भी 1 है y के साथ और यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएबल क्योंकि यहाँ पर है x और y। और वेरिएबल्स होते तो और वेरिएबल्स अपन लिख देते हैं इक्वल का निशान लगा के, इक्वल के बाहर वाले नंबर यानी 5 और 1 को लिखते हैं। फिर इसको अपन चेंज करते हैं एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में, एग्रीगेटेड फॉर्म में। अब ये एग्रीगेटेड फॉर्म क्या होता है? ये होता है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में कंबाइन करके लिख देना। तो अपन यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं 1 1 1 माइनस 1। और इस कॉलम मैट्रिक्स को यहाँ पे कंबाइन करना है तो कंबाइन के साथ साथ यहाँ पे एक दीवार खींच देते हैं। उसके बाद इसको लिख देते हैं 5 और 1। अब इस मैट्रिक्स को हमें इक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्लोन फॉर्म समझ लो क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इक्लोन फॉर्म का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के सबसे पहले रो का सबसे पहला वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। तो इसके बाद उस 1 के नीचे का जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं है, ध्यान यहाँ पर 1 है। तो इसको अपन लोग 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। एलिमेंट्री ऑपरेशंस वगैरह क्या होते हैं और इक्लोन फॉर्म क्या होता है इसको ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, लेकिन चलो जब नहीं देखा तो यहीं पे समझ लो। ओके, देखो ध्यान से, अगर अपन रो 2 देखो, ये रो नंबर 1 है, यहाँ से जो ऐसे लाएंगे इसको रो बोलते हैं। रो नंबर 1 है, रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 में ये 1 है ना, इसको अपन को 0 करना है। तो रो 2 को 0 करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? रो 2 माइनस रो 1 कर सकते हैं, है ना। अगर अपन इस 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अपन वही करते हैं। ओके, रो 1 में कोई चेंजमेंट नहीं, तो 1 1 की लाइन खींच करके यहाँ पे लिख दिया 5। देन उसके बाद 1 में से 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0। माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। 1 में से माइनस का 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। ओके, अब ये जो है ना ये इक्लोन फॉर्म में चेंज हो चुका है। इक्लोन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अगर ये ऑल नंबर मैट्रिक्स होता है ना तो फिर उसके बाद अपन इस 2 को भी 1 बनाते हैं, लेकिन इसके नीचे तो कुछ एलिमेंट्स है नहीं, तो अब यहाँ पे कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हमारा हो चुका है। ओके, देन उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये जो अपन ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, ये धना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसकी जगह पर अपन इसको लिख देंगे। लिख दो 1 1 0 -2। देन उसके बाद यहाँ बीच में एक वेरिएबल था ना, तो यहाँ पर वेरिएबल को भी लिख देंगे, ये x और y। देन इक्वल का निशान लगा करके अब अपन लिखेंगे 5 और माइनस का 4। अब यहाँ पर अपन इन वेरिएबल्स को इन कोफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि देखो 1x में करेगा तो 1x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर y, अब इक्वल के बाहर आ जाएगा 5। देन सेम इसी तरीके से 0x माइनस का 2y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो यानी कि y बराबर कितना जाना है 2। यहाँ से y का वैल्यू आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 3। देखो रख के देख लो, यहाँ पे देखो x प्लस y की जगह पे 2 बराबर में 5, तो यहाँ से x बराबर कितना जाना है 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने इसको सॉल्व किया तो x और y का एक सोल्यूशन निकल करके आया, एक सोल्यूशन आया, ये आंसर आया। तो इसका सोल्यूशन मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। और जरूरी नहीं है कि इसका जो सोल्यूशन निकल के आया वो यूनिक सोल्यूशन हो। जैसे यहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन निकल करके आ रहा है, यानी y की जगह पर 3 सॉरी y की जगह पर 2 और x की जगह पर 3, है ना। जरूरी नहीं कि यूनिक हो, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं तो इस पे भी अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं। ओके, अब जो ये जो चीज है इसको समझो, इसका सॉल्यूशन निकल के आया, सॉल्यूशन निकल के आया, बात खत्म। अब ये क्या होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। अब समझते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशन आपको दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन ही ना निकल पाए। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इन इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करके यहाँ पर ये x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ध्यान से देखो इसको, अगर देखो यहाँ पर x तो 0 है, और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन नंबर 3 में देखो, दोनों में x की वैल्यू क्या है वो 0 है। तो x को 0 मानो, खत्म हो गया। अब बचा क्या? y। तो y का जो मान है ना वो यहाँ पे देखो y बराबर आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 7, y बराबर आ रहा है माइनस का 2, जो कि एक सही तरीके से अगर देखोगे सही नजर से तो ये सही बात नहीं है,
क्यों? देखो भाई y बराबर आ रहा है माइनस का 1 और नीचे देखो माइनस का 7 y बराबर आ रहा है माइनस का 2। क्या ये बात सही हो सकती है लॉजिकली? नहीं हो सकती है। y को अगर 7 से 7 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2 किस लॉजिक से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है ना? तो अपन इसको देख के भी बता सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ही होगा। खैर उसके बाद भी अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले वही सेम चीज कंपेयर करो। यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट्स जो कि है 1 0 0 3 1 -1 कोफिशिएंट्स x y इक्वल 1 -1 -1। नाउ augmented form। नाउ इचेलॉन फॉर्म में अपन इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और इसके 1 के नीचे सब 0 0, तो यहाँ पर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ये 1 3 और ये 1। लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो, उसके बाद कहा जाता है कि सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट होगा इचेलॉन फॉर्म में वो 1 होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। तो हमें सेकंड रो में भी यहाँ पर कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। देखो 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये माइनस का 1 एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद कहा जाता है कि सेकंड रो के नीचे वाला जो 1 है उसके नीचे जो थर्ड रो का जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा 0 है। यानी 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो भाई 0 होने चाहिए। इस 1 के नीचे भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 1। तो एक काम करो, रो नंबर यहाँ पर अगर 0 लाना है तो एक काम अपन ये कर सकते हैं कि रो 3 की जगह पर अपन रो 3 ना लिख करके लिख दें रो 3 प्लस रो 2। ओके, अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस 1 में अपन 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, और माइनस 1 में माइनस 2 जब अपन इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। देन उसके बाद अब ध्यान से देखिए जो मैट्रिक्स अब बन के तैयार हुआ ये इचेलॉन फॉर्म के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये इचेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक चीज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या आपको रैंक निकालना आता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स का होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, इचेलॉन फॉर्म में बदलने के बाद किसी भी मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में बदलने के बाद उसके कितने नंबर ऑफ रोज जो कि नॉन जीरो है वही उसका रैंक कहलाते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं जो कि नॉन जीरो है, तो काउंट कर लो। एक तो रो ये जा रहा है जिसमें देखो माइनस का 3 आ गया ना, ये नॉन जीरो नंबर है। इसमें देखो 1 और ये माइनस का 1 आ गया इस रो में, ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी। तो कितने नंबर ऑफ रोज है जो कि नॉन जीरो है? तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि 3 नंबर ऑफ रोज है जो कि नॉन जीरो है। ये कौन सा फॉर्म है? एग्यूमेंटेड फॉर्म। तो यहाँ पर अपन रो को इससे दिखाते हैं और एग्यूमेंटेड फॉर्म में किसको मिला के लिखा है? ए को। देखो ये इसको मैट्रिक्स ए बोलो और ये बी को मिला के लिखा है ना, तो ए और बी को मिला के जो निकाला है वो आ रहा है कितना? 3। तो रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड ए बी कितना आ रहा है? 3। देन उसके बाद अब यहाँ पे ऑनगोइंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करें तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको अब छुपा दो, इसको ही तो अपन ने मिला करके देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ओनली ये था, अपन इसको जबरदस्ती यहाँ पे मिला के बनाया ना, ये देखो। तो इसको अब छुपा दो, ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स में देखो कितने नंबर ऑफ रोज है जो कि नॉन जीरो है। तो ये वाले में तो पूरे के पूरे 0 0 हो गया, ये तो 0 0 हो गया। तो एक इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 और 3 आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ रोज है जो कि नॉन जीरो? तो ऑनियन 2। देखो एक में 1 आ रहा है, एक में 1 3 आ रहा है, इसको छोड़ दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, इसको वापस से एक ही जगह पे लिख दो जैसे कि लिखा हुआ था 1 0 0 3 1 0। देन उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं x और y और फिर इक्वल के बाहर अपन लिखते थे 1 -1 और माइनस का 3। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जा रहा है? 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0x प्लस वाई, तो यहाँ पे ऑनलाइन वाई लिखते हैं ना, वाई बराबर कितना आ रहा है? माइनस का 1। और अब ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 0x प्लस 0y होगा ना, 0y बराबर आ रहा है माइनस का 3। अब ध्यान से देखो ऐसा कोई नंबर अपन x और y की जगह पे पुट कर सकते हैं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने में माइनस का 3 आ जाए। क्या ये लॉजिकली बात है? क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, बिकॉज 0 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता है तो उस नंबर को खुद 0 बना देता है। तो यहाँ पर x और y की जगह पर अपन ऐसा कौन सा नंबर ला करके रखेंगे जिससे 0 मल्टीप्लाई करे उसके बाद भी वो माइनस का 3 दे दे, 0 ना दे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होने वाला। सो दैट कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से अपन इस स्टेप को करके भी अपन बता सकते हैं, लेकिन इस स्टेप को करने से पहले अगर अपन यहाँ से रैंक फाइंड कर लेते हैं तो रैंक अगर किसी भी मैट्रिक्स का ये अगर इक्वल नहीं आता है तो यहाँ से भी अपन बता सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और ये जो अपन ने बात लिखी ना, इसी बात को एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था राउच। तो इसको राउचेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम को भी थोड़ा सा हमारे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता अगर एग्जामिनर के दिमाग में आया उसने यही दे दिया तो, है ना? तो चलो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
देखो इसी बात को डिस्कस किया राउचेस ने, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी इक्वेशन के लिए जो कि ax इज़ इक्वल टू b के फॉर्म में हो, एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax इज़ इक्वल टू b के फॉर्म में हो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था ना, तो इसको भी कर देंगे। इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन है, तो उसमें उसका रैंक जो अपन फाइंड करते हैं, अगर उसका रैंक रैंक ये देखो इसको क्या बोलते हैं, एग्यूमेंटेड फॉर्म का रैंक उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल आ जाता है, यानी कि सेम आ जाता है, तो इस कंडीशन में वो होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा वो? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ये इक्वल नहीं आता, डज नॉट इक्वल आ जाता है, यानी कि रैंक ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, देन इसको अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए, और बाकी लगे रहिए, स्टडी करते रहिए, कामयाबी पाइए। वेल डन, इंशाल्लाह।